किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृष्ण भाई राम राम। पुरुषोत्तम भाई आपना भी राम राम। और कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बन भाइया ना हमारी राम राम। कृष्ण भाई जी पुरुषोत्तम भाई, मौसम थोड़ा थोड़ा तब्दीली में आ रहा है। बिल्कुल। तो मौसम कोई भी हो, बदलाव हो, ज़्यादा हो, ठंड ज़्यादा हो, कम हो, तो अब तो थोड़ा थोड़ा तापमान बढ़ रहा है। बिल्कुल। फिर भी हमने हर तरह की जो अपनी फसल है, हाँ, अपने पशु हैं या सब्जी है या फलों के बाग हैं, उन सब की देखभाल लगातार करनी पड़ा है। बिल्कुल। तो अभी हमने अनाज भी चाहिए पर दाल भी चाहिए। बिल्कुल। कई करा ना भाई, तो अगर मान ले रोटी है, कई करा दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ वाली बात है भी। हाँ भाई, दाल रोटी भाई चाहिए। देखो, रोटी के लिए तो दाल जरूरी है। बिल्कुल। हाँ। और दाल में सबसे बात पहला आवा ना, वो चने की दाल की आवा। क्योंकि चने की दाल खाने में देखो पुरुषोत्तम भाई लगा भी स्वाद है। बिल्कुल लगा। हाँ, तो इस करके क्या करा, दाल चावल खाओ या दाल रोटी खाओ। दाल रोटी खाओ। हाँ। तो फिर चना हमने उगाना तो पड़ेगा। बिल्कुल। और उगाना पड़ेगा तो उसकी जो फसल है उसकी अच्छी प्रकार देखभाल भी करनी पड़ेगी। हाँ। तो हम आज जो बात कर लेके आए हैं, हाँ, वो है चना फसल की देखभाल। बिल्कुल। इस बारे में। हाँ। और कृष्ण भाई, आप जाना है कि चना जो है एक दलहनी फसल है। हाँ, यानी कि दाल वाली। दाल वाली। हाँ। रबी की दलहनी फसल है। हाँ। और इसका प्रयोग हम खुद खाने में भी, पशुओं के चारे के रूप में भी, बिल्कुल, हरी पत्तियों के उपयोग के रूप में भी कर सका है। हाँ। यानी बनाए पुरुषोत्तम भाई जी, जिस तरह आप हरा साग बनावा ना, अगर उसमें थोड़े से हरे चने तोड़ लें तो स्वादिष्ट बनेगा। बहुत बढ़िया। हाँ। और इस तरह के जो टाट बोला ना, जिन्हें आप कच्चे चने छोलिया, अगर टाट खावा भी स्वाद लगा। फिर आप उसके ओले बनाए कर थे। हाँ, ओले भी बुन बुन का वहाँ भी स्वाद लगा। तो यानी कि जो चने की जो फसल है ना, कच्ची भी खावा आप होना और पकने के बाद क्या करा फिर भी खाओ ना। कभी छोले की सब्जी बना ले उसके, कदे के करा भाई आटे में पसवा ले उसना, किसी भी रूप में ले लो, सारे काम में कह भाई चना तो काम आवेगा। मिस आटा बन जाएगा। तो कृष्ण भाई, जो चना है ना, हाँ, वो उसना आप जैसे करे, इस ऐसी एक फसल है या हाँ, कि बोने से पहले, फिर बोने के बाद, जामने के बाद, पकने के बाद, घर लाने के बाद हर तरह से खा सका है ना। बिल्कुल। इसमें कोई वो नहीं है। हाँ। और इसमें ना बहुत शाकाहारी भी है यू। हाँ। और इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है, सारे तत्व हैं। हाँ। कैल्शियम भी है, लोहा भी है, सारे के सारे हैं। और जो हमना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें एक तो ये देखना पड़ेगा कि इसमें किन किन बातों का हमने ध्यान रखना। हाँ। क्योंकि इसमें आजकल जो चना है ना, बीमारियां कहीं लग जाए इसमें। बिल्कुल। तो बीमारियां से बचा के हमने चने को रखना है। और इसमें कौन कौन सी बीमारियां लगा, एक तो देखना पड़ेगा। एक तो इसमें है उखेड़ा रोगो है। पुरुषोत्तम भाई, एक देसी सी बात सुनाऊं मैं अपना? जी सुनाओ। जिस तरह चने का भंडारण करे करते नहीं आप जी भाई, उसना राख गिर दे करते। बिल्कुल गिरा थे भाई, ताकि उसमें डोरा सुरसरी ना लगा। हाँ, देसी तरीके थे। हाँ, ये देसी नुक्ते कई करते ना भाई, सारे का चना साफ करके उसना जो किसी बर्तन में पाका राख गिर दे भाई, ताकि डोरा ना लगा उसमें और वो सुरक्षित रह जावा। हाँ। काफी टाइम तक। हाँ कृष्ण भाई, उसमें एक तो नमी से लगा डोरा यू। हाँ।
नमी नहीं होनी चाहिए, सूखा यानी कि जो चने मान लिया आप खेत मत लाए फिर उन्हें अच्छी तरह सुखा लें, सुखा लें आप। सुखा कर फिर उसका भंडारण भी कर लें। बिल्कुल। और उसमें से जो कोई कबाड़े वाले हों, उस तरह के हों, छोटे मोटे हों, हाँ जिनमें यूं लग रहा हो कि कुछ ना कुछ दिक्कत लग रही, हाँ। उन्हें बाहर काट दें, बाहर काट अलग लें। कर दें उन्हें। हाँ छांट लो। हाँ, तो उखेड़ा रोग लग जाएगा एक तो, हाँ एक इसमें लगा तना गलन, जब फसल जिस तरह खड़ी आई, हाँ और जड़ का गलन का रोग लग जा है, हाँ अंगमारी का रोग लग जा है, ग्रे मोल्ड लग जा है, और विषाणु रोग हैं कई तरह के, वो लग जाए। तो इनके जितनी बीमारियों का हम जिक्र कर रहे हैं, इन बीमारियों के लक्षण देखते ही उनका हमने नियंत्रण करना है। बिल्कुल नहीं तो हमारी जो चने की फसल है वो अच्छी नहीं होनेगी। बिल्कुल। चना तभी स्वादिष्ट होगा जब हम उसका बीमारी का तुरंत इलाज जो है कर देंगे। बिल्कुल। एक तो इसमें घास फूस नहीं होना चाहिए चने में। हाँ जो फसल चने की खड़ी हो तो उसमें घास फूस देखना है, और समय पर सिंचाई की कमी जरूरत पड़े ना, हल्की सी सिंचाई करनी है, क्योंकि चने में पानी ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा जरूरत नहीं है। सूखे का काम है इसमें, सूखे वाला काम है इसमें, सूखे में ज्यादा हो और जाए। कई बार छोटी मोटी बूंदें पड़ गई, हाँ, उसी से काम चल उसी से जाए। काम चल जाए इसका। तो जैसे उखेड़े की बात कर रहे हैं हम, यह समस्या ज्यादातर जो हमारे पश्चिम का क्षेत्र है ना, हाँ उसमें ज्यादा हुआ है। अच्छा। और जैसे बिजाई करी उसके लगभग 3 से 6 हफ्ते बाद यो उखेड़ा रोग दिखना शुरू हो जाए है। इससे पत्तियां मुरझा जाए, नीचे लटक जाए, और हरापन सा बढ़ना शुरू हो जाए है। चने के जो पौधे हैं उसकी पत्तियों में कम नमी हो, लवणता हो, या दीमक, नीचे कई बार दीमक भी लग जाए। दिमक आ गई पुरुषोत्तम भाई, तो उसना तो खत्म कर देगी पौधे ना। बिल्कुल, वो नीचे दीमक का तो हमने पहले ही इंतजाम करना पड़ेगा। पहले या तो जिस तरह के पानी देवा खेत में दिमक की दवाई साथ में छोड़ दो। बिल्कुल। हाँ, हाँ तो यदि उखेड़ा रोग यूं हो ना कृष्ण भाई की थोड़े बहुत पौधे में लग रहा हो, हाँ तो हम उस तने को ही वहीं से काट दें चाकू से, अच्छा, और उसको कहीं ना कहीं दबा दें, नष्ट कर दें, यानी ताकि ये रोग आगे ना फैला। आगे ना फैलाए। ठीक भाई। तो वैसे यदि हो जाए कि एक तो ध्यान रखा है कि भूमि में नमी ज़्यादा ना हो, बिल्कुल, और हमने थोड़ी सी अगेती, ज़्यादा अगेती ना करें बिजाई, क्योंकि इससे कई बार नुकसान हो जाए पुरुषोत्तम भाई अगेती हाँ, होने पे। ज़्यादा अगेती भी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से कोशिश यो करें कि जो उखेड़ा रोग है ना उसकी रोग रोधी किस्में हों वो बोले। बिल्कुल। कई बार ऐसा हुआ कि एक खेत में हमने चना बोया, अगले साल भी चना ही बो दिया, और वही किस्म बो दी, और उसमें उखेड़ा रोग लग गया, फिर अगले बार भी लगेगा। बिल्कुल लगेगा। तो देखो ये उसको- तो लग ही लगेगा। हाँ, उसको उस किस्म को बदल का बोले। बदल दें। हाँ। या फिर फसल चक्कर की बात भी आवा बिल्कुल। कि फसल चक्कर में कि चने के बजाय दूसरी बात कर लें, दूसरी कोई फसल बोलें। और फसल चक्कर की बात तो हमारे कृषि वैज्ञानिक भी बार बार दोहरा है कि फसल चक्कर तो होना ही चाहिए। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो भी चने का बीज है बढ़िया होना चाहिए। बीज बढ़िया होगा तो फसल तो अच्छी होएगी। और हम अब बार बार बताओ, वैसे तो जरूरत नहीं है बताने की, परंतु 22 डाईग्राम के हिसाब से बीज का उपचार करें हम। और कोई भी जैविक फफूंदी है या कोई उसका रोग का भी हमने एकदम बचाव जो है कर लेना है। इसी तरह से है तना गलन। अच्छा। तना गलन का रोग भी चने में खूब लगा है। इससे पत्तियां देखने में, जब देखा ना पत्तियां ना कृष्ण भाई, तो बदरंग सी नजर आवा है। हाँ। और इसके बाद सफेद फफूंदी सी तने के चारों ओर फैलती हुई नजर आने लग जाए। और बाद में न्यू लगाया कि गोल गोल पिंड से बन रहे हैं ये। अच्छा। और उसमें क्या बद्दापन नजर आने लग जाए। हाँ। कई बार क्या हुआ है कि बरसात आने की संभावना हो ना, यो तना गलन का रोग ज्यादा बढ़ जाए। यानी कि अगर ज्यादा बारिश हो जाए, हाँ, ज्यादा बरसात हो जाए तो ये रोग फिर गली पैदा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा हाँ, नहीं एकदम। ठीक। और यो भी कृष्ण भाई 2 तरह का लगा। हाँ। क्योंकि तना तो समझ गए आप। बिल्कुल भाई तना जो है, एक तो गिल्ला जड़ गलन, हाँ। और ना ये तने की गलन की बात कर रहे थे हम, एक जड़ गलन की बात करा। हाँ। तो जड़ का जो रोग है वो 2 तरह से लगा है। बिल्कुल। एक तो गिल्ला, हाँ। और एक सूखा। सूखा। गिल्ला जड़ गलन रोग कहते हैं, या सूखा जड़ गलन रोग कहते हैं। बिल्कुल। तो इसमें जो चने में फूल हैं या फलियां हैं, उस वक्त आवायु बिल्कुल जड़ गलन रोग। तो यानी जिस तरह के गिल्ले जो गिल्ला है ना, जड़ गलन, हाँ हाँ, इसका मतलब तो पता है भी ज्यादा पानी होगा तो जड़ गड़ेगी उसकी, नमी ज्यादा होगी तब हाँ। आएगा यो। और फिर जो फसल का अंकुरण हो जाएगा, हाँ, फुटेगी वह। हाँ, ज़्यादातर फसल जो हम पानी डालते हैं तो एकदम फसल बढ़ना शुरू हो जाए, हाँ। तो उस वक्त भी जो जड़ गलन रोग है वो शुरू हो जाए।
और इसमें पौधे के तने पे गहरे भूरे रंग के धब्बे से दिखाई देने लग जाए। अच्छा। रोगी पौधे के तने और पत्ते हल्के पीले नजर आने लग जाए। बिल्कुल। तो इससे इसका बचाव भी हमने तुरंत करना है, जैसे हमने यो रोग दिखाई देवा। बिल्कुल। एक इसमें रोग हुआ है फफूंद अंगमारी रोग। ज्यादा बरसात या ज्यादा नमी से ये रोग हुआ है। बिल्कुल। तो अंगमारी यानी कि एक तो झुलसा रोग भी बोल रहा है ना, हाँ। झुलसा अंगमारी। इस बीमारी में शुरू में तो क्या हुआ कृष्ण भाई, हल्के बुरे रंग के धब्बे पत्तों पे, तनों पे, फलियों पे दिखाई हाँ, देने लग जाए। बिल्कुल। और जो हरी फलियां हैं हाँ। वो काले काले धब्बे में बदल जा। बिल्कुल। छोटी छोटी गोलाकार आकृति से बन जाए उसमें और बुरे लगने लग जावा। बिल्कुल। और फिर तने और पत्तों के जो डंठल हैं और भूरे लंबे धब्बे से बन जाए। और उसके बाद जो फफूंद है उसमें धारियां सी, चूड़ियां सी, इस तरह का नजर आने लग जाए। बिल्कुल। तो इससे भी हमने तुरंत जो है कई बार तो ये ज्यादा झुलसा रोग जो है तुरंत फैल जाए 1-2 दिन में ही। अच्छा। तो उसका हमने ध्यान रखना है। तो इसी तरह से अंगमारी की बात कर रहे थे हम। एक तो जो अंगमारी है ना, ये रोग से पत्तों पे छोटे गोल बुरे रंग के धब्बे बना। धब्बे बीमारी बढ़ने पर पीले भी पड़ जाए। बिल्कुल। और फिर पौधे पर इतना आक्रमण कर देंगे हाँ। कि पौधा जो है गिर जाए, सूख जाए। हाँ, बिल्कुल। और जड़ें इसकी बिल्कुल कमजोर हो जाए, पौधा कमजोर हो जाए और फलियां बढ़िया नहीं आती। बिल्कुल। तो इससे क्या करना हमने कृष्ण भाई, जैसे ही आक्रमण हुआ है किसी भी रोग का या हाँ, अंगमारी बस का, दिखा भाई जो रोग आ गया पौधे के, मैं तो उसका देख लो भाई। हाँ, एक तो ध्यान रखना है कि प्रतिरोधक जो किस्में हैं वो बोनी। बिल्कुल। और एक नमी का ध्यान रखना है। हाँ। बरसात का ध्यान रखना है और सिंचाई का भी ध्यान रखना है। और रोग मुक्त और स्वस्थ जो बीज हैं वो बोने हैं। बिल्कुल। और बीज उपचारित करके बोना है। अब पुरुषोत्तम भाई, जब कोई सा भी बीज हो उसको उपचारित तो करना बहुत करना जरूरी पड़ेगा। है। अगर नहीं उपचारित करेंगे फिर उसना या तो जीव जंतु चुगले हैं, कई बार देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। या डिम्बक वगैरह खा जाएगी उसना। तो इनसे अगर उपचारित करेंगे बीज ना, तो वो अच्छा पैदा होएगा। और ना उसना जो जिस तरह के चिड़िया है, तोते हैं, या ना या खाने के, ये भी नहीं खाने के। हाँ। और थोड़े बहुत रोग के पौधे हों तो उनको नष्ट कर दें। बिल्कुल। या पहले खेत में से हों ऐसे रोगी पौधे, उन्हें निकाल दो, उनको भी निकाल दें। बिल्कुल। यानी कि उनको भी नष्ट कर दें। हाँ। तो इस तरह से भूमि का जो नमी उसका संरक्षण करना पड़ेगा। और ज्यादा अगेती बिजाई नहीं करनी हमने। हाँ। तो और जितने हम, जैसे एक बोरिन हुआ, पौधों में जो अंतिम कली हुआ ना, पत्तियों में पीलापन बोरोबन में कमी से आ जाए, तो इसमें बोरो एसिड का जो घोल है वो बना करके हमने 0.2% घोल का छिड़काव जो है हम कर दें। उससे बोरोन की जो कमी है वो चने में खत्म हो जाए। तो इस तरह से जो भी रोग है उसका हम एकदम ध्यान रखेंगे। बिल्कुल। और सही मात्रा में सही प्रकार से दवा का छिड़काव जो कर देंगे, दवा टाइम पर डाल देंगे, तो हमारी जो चने की फसल है वो हम भरपूर लेंगे उसका आनंद। और कृष्ण भाई जी, ईब देखो लोकगीत भी सुनाएंगे। हाँ। पर यूं सुनाओ कि इस वक्त जो समय चल रहा है मौसम, हाँ, वो क्या कह रहा है? पुरुषोत्तम भाई, अगर आप आज के तापमान की बात करें तो आज का जो अधिकतम तापमान है वो रहा 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। और कल के तापमान जो रहने की संभावना है वो अधिकतम तापमान रहेगा 25 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस जी। और धुंध सी भी छाई रहेगी। जैसा सवेरे छा रही थी आज। हाँ। और कल का जो कार्यक्रम है उसमें हम पहले जो चर्चा लेकर आएंगे वो आएंगे गेहूं फसल के मुख्य रोग, लक्षण और उनके रोकथाम के उपाय किस अच्छा, तरह करना है। ये पहला है कि हाँ। गेहूं में जो रोग, लक्षण और रोकथाम। हाँ। और दूसरी चर्चा हम करेंगे जो दुधारू पशु हैं उनमें प्रसूति बुखार की समस्या और उसके बचाव के उपाय किस तरह करेंगे, ये है जी। और फिर कृष्ण भाई, हाँ। जब हम दूसरी चर्चा करेंगे अपनी, हाँ, वो दूसरी चर्चा से पहले फिर हम भाइयों को लोकगीत सुनवा दें। बिल्कुल, भाइयों का कराओ क्योंकि मनोरंजन। भाई भी इंतजार कर रहे होंगे। बिल्कुल भाई लोकगीत पहले सुना फिर चर्चा की बात करें।
बसंती सरसम फूली बरसन लाग्या प्यार हो रंग बसंती सरसम फूली बरसन लाग्या प्यार हो हल लेके जब घर ते चाले खेता के महाली ओए पहला के गल घुंघरू बाजे बाज रही घंटाड़ी टन 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 रहट चले और मीठे गीत सुनावे ओ चौकर देने हरी भरिया फसल खड़ी लहरावे ओ मन ललचावे याद सतावे आए ना भरतार हो रंग बसंती सरसम फूली छाई मस्त बहार हो बैर विरोध कति ना राखे प्यार उमड़ रहा धरती पे सादा खाना सादा पीना स्वर्ग उतर गया धरती पे चम चम करती आई गोरी शीतराबड़ी रे लाई गोरी पायल की झनकार हो रंग बसंती सरसम फूली फिर मेरे गवा की डार हो बांध भरोटा सिर पे ठाके चले झूमती नारियां सिर पे दो खड़ खाके चाले गावे गीत पनहारियां इंदिरा ने देश बना दिया है सब मिलके रहो देशा में नाम कमा दिया है और मिलके चलो भारत में डूबी दिखा गए शांति की राह सब मिलके रहो रंग लाल या लाल बहादुर तेरी से मत ना डरो गांधी जी
इस धरती की बात सुनाऊं खास मैं, बात सुनाऊं खास मैं। अंग्रेज आके होश उड़ाए नेताजी सुभाष ने, नेताजी सुभाष ने। भगत सिंह का देसियो, राजगुरु सुखदेव का, राजगुरु सुखदेव का। हया भया हरियाणा मारा हर हर महादेव का, हर हर महादेव का। लक्ष्मी चंद जी कवि हुए भाई, बहुत घने विद्वान थे, बहुत घने विद्वान थे। दीन बंधु सर छोटू राम जी इस धरती की शान थे, इस धरती की शान थे, इस धरती की शान थे। ओ पीली पगड़ी हरी चूंदड़ी झूम रहा संसार हो, रंग बसंती सरसम फूले बरसन लाग्या प्यार हो। मारी धरती मारी माँ, यह थी हरियाणवी फिल्म और इसका गीत जो है भाई ने सुना। और भाइयों उससे पहले हम बात कर रहे थे कि जो हम दूसरी चर्चा भी आपके सामने लेके आएंगे और वो है कृष्ण भाई, प्याज और लहसुन फसल में उर्वरक का प्रबंधन किस तरह से करना है। यानी कि पुरुषोत्तम भाई जो अपने प्याज हैं लहसुन है इन मापाना खाद पानी किस तरह देना है। हाँ एक बात को तो कृष्ण भाई ध्यान रखना पूरा, बिल्कुल भी अंधाधुंध खाद हमने किसी भी फसल में नहीं करनी है, चाहे वो फसल हो सब्जी हो या हम जैसे प्याज लहसुन की बात कर रहे, तो इसमें भी हमने खाद पानी का प्रयोग उतना ही करना है जितनी उसने जरूरत है। पता क्या पुरुषोत्तम भाई, अगर आप मान लीजिए खाद ज्यादा गिरेंगे जी जी, और उसमें मान ले प्याज में ज्यादा गिर दिया अपना देसी भाषा वगैरह गंठिया में, हाँ अगर उसमें ज्यादा खाद गिरेंगे तो जब आप उसना बाजार में बेचेंगे, जिनका खेती नहीं होती है जो लोग उसको लेकर आवेंगे प्याज ना, तो वह तोड़ियों गड़गड़ा जाएंगे, गल जाएगा बिल्कुल। उसका तो नुकसान हो गया कि नहीं। जिम्मेदार तो अपना फायदा कर गया बेच का, लेकिन जो जिस भाई ने वो प्याज लिया है उसके तो ग्राहक का वो महीने 10 दिन में गल जाएगा, यानी कि उसकी पौष्टिकता खत्म हो जाएगी गिरली। और यदि जिम्मेदार ने भी ज्यादा खाद डाल दी ना कृष्ण भाई, उसका भी फायदा नहीं होने वाला। हाँ तो हमने खाद का भी फायदा करना है, अभी खाद भी ज्यादा नहीं डालनी और खुद का फायदा करना है। हाँ तो इसलिए जो हमारे संतुलित उर्वरक हैं और जैविक खाद है उनका प्रयोग जैसे नाइट्रोजन है उसका ज्यादा प्रयोग नहीं करना। बिल्कुल। अपनी मिट्टी में फास्फोरस है, पोटास है या सूक्ष्म तत्व हैं। कई बार पुरुषोत्तम भाई आप जिस तरह खेत में ढांचा बोले और मूंग बोलिया, उड़द बोलिया, बरसीम बोली, ये क्या है, ये सारे के सारे जो इनते जो है ना हरी खाद मिला गणखरे पौधे तो ऐसे अगर इनकी खाद लग जाए तो दूसरी खाद गिरने की भी जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा। हाँ क्योंकि जो पोषक तत्व है ना वो तो काफी है, 16 है वैसे तो। 16 तत्व हैं। तो आमतौर पे हम यदि बात कर रहे हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, ये सारे के सारे 16 पोषक तत्व हैं। और ये पानी और ऑक्सीजन के द्वारा इनकी पूर्ति हुआ है। बिल्कुल। तो हमने जब भी खाद का प्रयोग करना है या कोई फसल बोनी है उससे पहले क्या करें, हम मिट्टी की जांच करवा लें। बिल्कुल। मिट्टी की जांच करवाने से कृष्ण भाई माना ये लग जाएगा पता कि हमारी मिट्टी में कितनी ताकत है और कौन कौन से पोषक तत्व इसमें सही है, यानी कि पूरी मात्रा में है, और किसकी कमी है। जिसकी कमी हो वही उर्वरक, वही खाद हमने उनमें डालनी है। ये कई बार ऐसा हुआ
कि पोषक तत्व तो पोटास कम है, हाँ डाल रहे हम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो उससे फसल ना ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल। इसलिए फसल कोई सी हो, जैसे हम प्याज और लहसुन की बात कर रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया औषधीय फसलें हैं ये। हाँ इन कई बीमारियों में आ रही है उनमें प्रयोग करें हम इसका। बिल्कुल। और सब्जी में भी स्वादिष्ट ले आवे हैं और पोषक तत्व तो है ही इनमें। तो इस तरह से जैसे लूसण है, उसमें पहले तो हमने गलीसरी गोबर की खाद डालनी, हाँ। या कंपोस्ट खाद, बिल्कुल 25-30 गड्डी डाल दें उसमें। हाँ और इसी प्रकार से समय रहते जैसे लूसण की बात कर रहे हैं तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन हाँ। आम रूटीन में, यदि मिट्टी की जांच हमने नहीं करवाई फिर भी वो तो डालनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास, ये हमने डाल देनी है उसके बिल्कुल। अंदर। और इसी तरह से जो हम जैविक खाद है उसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ। जैविक जैसे आप कह रहे थे आप कि सूक्ष्म तत्व भी पूरे कर दिया हुआ। हाँ। और देसी खाद्यों का प्रयोग या जैविक खाद्यों का प्रयोग या कंपोस्ट खाद्यों का प्रयोग जितना करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल। धीरे धीरे रासायनिक खाद्यों की तरफ से हम पीछे हट जाएं हाँ। और जैविक खाद्यों की तरफ बढ़ जाएं। अभी रासायनिक खाद्य जितनी देंगे उससे क्या हो रहा है कृष्ण भाई कि हमारी जो जमीन है वो ताकत उसकी कमजोर होती जाएगी। बिल्कुल। आजकल देख लो अगर आप उसमें वो रासायनिक खाद नहीं डालेंगे ना तो उसकी पैदावार बिल्कुल कम रहेगी। क्योंकि उसमें पोषक तत्व जो से कि जमीन में अगर बार बार आप 1 किले में बार बार हर साल उसी में गेहूं बोवेंगे या जीरी धान बोवेंगे तो उससे जो है ना जितने पोषक तत्व इन पौधा खातिर जरूरी है ना वो तो सारे चूस लेंगे। बिल्कुल। अगर आप दूसरी फसल अगले बार बोवेंगे उसमें क्या पता कम हो जाए, उसमें पोषक तत्वों की कमी होगी। तो इसलिए जब भी हम खेत की जुताई कर रहे हैं किसी फसल वास्ते है, हाँ। तो 20-25 गोबर की खाद बढ़िया, हाँ। गोबर की भी कच्ची खाद नहीं डालनी कृष्ण भाई, उससे तो फिर पुरुषोत्तम भाई दिमाग लगने का बहरा बहरवा। हाँ। तो इस करके पोषक तत्व उसमें पूरे करने वास्ते हमने पहली जुताई के समय ही 20-25 गोबर की गड्डियां जो है उसके अंदर डाल देनी है। गड़ी सड़ी जो काली हो जा। फिर जितनी खाद की माने जरूरत पड़ा है, जितनी जरूरत है, मिट्टी की जांच करवा रखी होगी तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, उतनी खाद ही हमने डालनी है। इसी तरह से प्याज में डालनी है, इसी तरह से लहसुन में डालनी है। तो लहसुन में भी और प्याज में भी उसकी जितनी जरूरत है, जरूरत के हिसाब से भी हमने खाद का प्रयोग जो है करना है, सभी प्रकार की खादों का। तो ईब देखो समय इजाजत नहीं दे रहा है। बिल्कुल। लेवा भाइयों से इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।